तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है, यानी चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि भारतीय संविधान क्यों होना चाहिए और संविधान कैसे यानी किस प्रकार से बनाया गया। तो इसमें हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है इस चैप्टर के अंदर हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि संविधान जो है वो हमें कुछ बुनियादी नियम और कुछ बुनियादी नियम और साथ में कुछ बुनियादी अधिकार भी प्रदान करता है कि जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, ठीक है। तो इन सब की सुविधाएं जो है संविधान के अंदर निहित होती है, संविधान के अंदर लिखित होती है। चलिए इससे पढ़ते हैं आगे कि परिचय। इसमें है कि संविधान हमें केवल सरकार के अंग की संरचना और उसके अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, यानी हमने डिटेल में लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सरकार के अंगों का निर्माण किस प्रकार से होगा, ठीक है, कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां क्या हैं। सिर्फ ये इतना भर संविधान नहीं होता, ठीक है। संविधान के अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि यह वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रख सकती है, यानी सरकार का निर्माण भी करती है और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है और साथ में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। प्रजा मतलब जनता, लोग जिनमें सभी व्यक्ति के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अधिकार भी साथ में मिलते हैं। संविधान केवल सरकार बनाने की बात नहीं करता बल्कि साथ में लोगों के अधिकार की भी बात करता है, लोगों के अधिकारों की भी गारंटी देता है, ठीक है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस संविधान के अंदर जो हमने बात की हुई है, जो चीजें हमें मिली हुई हैं, जो अधिकार के रूप में वर्णित हैं, अधिकार के रूप में हमको मिला हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान हमको किस प्रकार के अधिकार देता है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के तीसरे भाग यानी कुल जब बन रहे थे तो 22 भाग थे, ठीक है। और उसमें एक जो तीसरा भाग है और तीसरे भाग के अंदर हम संविधान की बात करेंगे। प्रत्येक मौलिक अधिकारों में प्रयोग की एक सीमा का भी उल्लेख है, यानी कि आपको मौलिक अधिकार कब मिलेंगे उसकी एक सीमा भी लगाई गई है कि किस लिमिट तक आपको मौलिक अधिकार मिल सकते हैं। बीते हुए दशकों में अधिकारों का स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ है और कुछ विस्तृत यानी कि अधिकारों को और भी बड़ा किया गया है, अधिकारों की परिभाषा को और बड़ा किया गया है। जैसे आप देखते हैं राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, तो पहली से 8वीं तक की शिक्षा जो है मुफ्त होगी, ऐसा संवैधानिक अधिकार दिया गया। इस अध्याय के निम्न का ज्ञान होगा, यानी कि हमें जो पढ़ने वाले अध्याय वो आगे पढ़ने वाले हैं वो ये सारी चीजें हैं। जैसे संविधान में कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे किया जाता है, और उन अधिकारों की व्याख्या और उनकी सुरक्षा करने के लिए न्यायपालिका की किस प्रकार से भूमिका रही है। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य को क्या करना चाहिए, और मौलिक अधिकार यानी जनता के लिए मौलिक अधिकार, जो जनता को अधिकार मिलने ही मिलने हैं, उसमें क्या चीजें हैं, इनमें मौलिक अंतर क्या है, इस तरह की चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है अधिकारों का महत्व, ठीक है। ये पहला टॉपिक जो हमको दिया गया, अधिकारों का महत्व, यानी कि अधिकार कितने आवश्यक हैं, कितने जरूरी हैं। तो 1982 की बात है, एशियाई खेल हो रहे थे, ठीक है। 1982 में भारत में एशियाई खेल हो रहे थे। से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। सरकार ने ठेकेदारों को कुछ काम दिया। अनेक फ्लाईओवर, स्टेडियम का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने इसके लिए देश के विभिन्न यानी अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, बुलाया उनको,
लेकिन लेकिन मजदूरों के कामकाज की दयनीय स्थिति, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति में उनसे कार्य लिया जा रहा था। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही थी। ठीक है, समाज के वैज्ञानिकों की टीम, समाज वैज्ञानिक यानी सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, याचिका की, उन्होंने दलील दी कि तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी देना बंधुआ मजदूरी यानी बेगार है। ठीक है, बेगार या बंधुआ मजदूरी होगा अगर जो मजदूरी सरकार ने तय की है उस मजदूरी से कम पैसे किसी को अगर दिए जा रहे हैं तो। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है। न्यायपालिका ने इस दलील को स्वीकार किया और न्यायपालिका ने इस दलील को माना और सरकार को निर्देश दिया। न्यायपालिका ने सरकार को, यानी कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका या विधायिका को निर्देश दे रही है कि इन हजारों मजदूरों को उनके काम के तय अनुसार मजदूरी दिलाए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो ये मजदूर हैं इनको इनकी तयशुदा जितनी मजदूरी है, जितनी न्यूनतम मजदूरी सरकार ने निर्धारित कर रखी है, उस हिसाब से इनको मजदूरी दिलाए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इसमें एक सेकंड केस स्टडी भी दे रखी है, देखेंगे। तो यह है मचल लाउंग को गिरफ्तार किया गया जब वो 23 साल का था, और जब 23 वर्ष का था तो उसे गिरफ्तार किया गया। लाउंगा असम के मारीवाड़ी मड़ी गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। ठीक है, उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े का केस रहा होगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसको मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया, यानी कि वो दिमागी रूप से कमजोर है, या फिर उसको ऐसा माना गया कि इट इज नॉट फिट फॉर मेडिकली, तो मेंटली फिट नहीं था। तो तेजपुर के लोकप्रिय अस्पताल गोपीनाथ बोरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कराया गया। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, वहां पर उसका सफलतापूर्वक इलाज भी किया गया। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार 67 और 96 में चिट्ठी भेजी कि जो लांगू है वो स्वस्थ है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, लाउंग न्यायिक हिरासत में बना रहा और मचल लाउंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया जब वो 77 साल का हो गया था, यानी 23 साल की उम्र में गया था जेल और 77 साल की उम्र में उसको छोड़ा गया, और उस पर एक भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो छोड़ा गया, इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं की गई। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एक मानव अधिकार आयोग होता है जो कि ये देखता है कि मानव के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, अगर वो हनन होता है तो फिर वो सरकार से उसको ठीक करने की बात करता है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको बनाया जाता है। तो नियुक्ति पर एक टीम ने राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लांगलुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो हमारा संविधान है वो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लांगलुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते, यानी कि संविधान तो मिले हैं, मतलब संविधान तो अधिकार दे रहा है परंतु उसको जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक, अगर लाउंग धनी और ताकतवर होता तो क्या होता? ठीक है, अगर ऐसा ना होता, अगर वो धनी और ताकतवर होता, अगर निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते, तो क्या ठेकेदार की हिम्मत होती कि वो उनको कम मजदूरी दे सके? क्या उनके साथ भी अधिकारों को इस तरह हनन होता? तो जो इंजीनियर होते, क्या उनके साथ ऐसे अधिकारों का हनन किया जा सकता था? तो ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और वो अपने अधिकारों को जानते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार हमारे पहले जो उदाहरण में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई।
दूसरे मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाकर उनको दिलाया गया जो उनके हकदार थे, जिसके वो हकदार थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार, ठीक है, कि भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिला, ठीक है। तो कोर्ट जा पाया वो मामला, इसीलिए उनको न्याय मिल पाया। लेकिन जो मचल था उसको न्याय बहुत देरी से मिला, ठीक है, और तब तक जो अपराध था उससे भी ज्यादा उसने सजा काट ली। अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि अधिकारों की घोषणा किस प्रकार से की गई। उपयुक्त दोनों उदाहरणों के से अधिकारों और उनमें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। तो ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने अपने संविधान के अंदर ही जनता के अधिकारों को सूचीबद्ध किया, यानी गारंटी जो है वो अधिकारों की गारंटी लिखित रूप से दी गई है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं, यानी एक व्यक्ति को किस किस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी और सरकार भी उन्हें मानेगी और उन्हें मान्यता प्रदान करेगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है, यानी कि सरकार जो इस तरह की चीजें प्रदान करती है इसको हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकारों और नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, यानी कि ये अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है जिसको सरकार भी मान्यता देती है, संविधान में लिखित होता है, ये हमेशा गारंटी देता है कि सरकार कभी भी नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम नहीं करेगी, उन्हें नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। उसका उल्लंघन होने पर एक उपचार की भी सुनिश्चित करता है। अगर इन केस कहीं पे ऐसा उल्लंघन हो रहा है तो उसके उपचार की भूमिका भी होती है, उपचार की भी गुंजाइश होती है, जो कि न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा तय किया जाता है कि उसको किस तरह की रेमेडी यानी कि किस तरह का उपचार दिया जाएगा, किस तरह का कंपनसेशन दिया जाएगा, और जो उल्लंघन करता है उसको सजा भी दी जाती है। तो संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। तो नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति से, निजी संगठन से भी खतरा हो सकता है। तो आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका जो है, वो नागरिकों को संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उसको किस तरह से सुरक्षित कर सकता है, और संविधान जो है वो नागरिकों को जो उसने अधिकार दिए हैं वो किससे संरक्षित करेगा। तो संरक्षण करने का काम जो है जीवित संस्था के रूप में न्यायपालिका का होता है, और संविधान जो है लिखित दस्तावेज है। तो संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार न्यायपालिका अपना फैसला करती है, उपचार करती है कि संविधान के मूल्यों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना होता है। तो कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कोई एक आदमी कर सकता है, कोई एक निजी संगठन कर सकता है, कंपनी कर सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है सरकार के पास जाएगा, उस डिपार्टमेंट के पास जाएगा जिस डिपार्टमेंट के तहत ये मामला आता है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो है उसके लिए उसके अधिकारों की प्रतिबद्धता करे। यानी कि मान लीजिए किसी पर कोई जानलेवा हमला कर रहा है तो वो पुलिस के पास जाएगा और पुलिस की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसकी रक्षा करे। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका, तो सरकार की जो विस्तृत परिभाषा है उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। जनरली हम कहते हैं सरकार, सरकार का अर्थ हम विधायिका से ले लेते हैं, लेकिन सबका सरकार के अंदर सरकार शब्द जो है वो व्यापक एक बड़ा शब्द है। इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों के हनन कर सकते हैं, और साथ में सरकारों के द्वारा भी व्यक्ति का हनन किया जा सकता है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे पास संविधान में उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। तो जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने को मिलता है। तो बिल्कुल सही, ये एक गारंटी कार्ड की तरह है, ठीक है। जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो एक गारंटी की तरह है कि नागरिकों को हम कुछ अधिकार जो है वो देंगे, जिसका हनन जो है वो सरकार भी नहीं कर सकती, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, ना कोई गैर सरकारी संगठन या कंपनी कर सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में अगर किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र किस प्रकार से भारतीय संविधान में आया, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलनों के नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा था। ठीक है, यानी अंग्रेज हमें इस प्रकार के अधिकार नहीं दे रहे थे, तो हमारे जो नेता थे उस समय के आंदोलनकर्ता नेता थे, उन्होंने इस अधिकार को समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज जो है शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये डिमांड की थी कि अंग्रेज जो शासक हैं वो जनता को वो अधिकार दें जिसके वे लायक हैं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति, यानी मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। सबसे पहली बार एक अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए सभी की राय एक थी। यानी कि सब ये चाहते थे कि भाई हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए और नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए जिसे ना कोई व्यक्ति, ना कोई सरकार, ना कोई निजी संगठन उसको छीन सके। संविधान के उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया, संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध करके सुरक्षा देनी थी जिन्हें हम मौलिक अधिकार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, हम जो आजादी से पहले हम बात कर रहे थे कि नागरिकों को ये सुरक्षा, ये मौलिक अधिकार होने चाहिए, उसको जब हमने संविधान बनाया तो उसके अंदर हमने उनको निहित किया, उसको शामिल किया और उसका हमने नाम दिया मौलिक अधिकार। उसको हमने नाम दिया कि मौलिक अधिकार की संज्ञा दी कि इसका नाम जो है मौलिक अधिकार होंगे और सरकार भी इसको नहीं छीन सकती। ठीक है, बिना किसी विशेष कारण के। और साथ में हमने कुछ सीमाएं भी दी हैं, ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार जो है एब्सोल्यूट है। ठीक है, अभी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकार जो है एक महत्वपूर्ण चीज है और इससे हमें इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये संविधान ही सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन ना करने पाए। बाकी लोगों की तो बात दूसरी है। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। तो जो अन्य अधिकार जो हमें दिए गए हैं उससे अलग है मौलिक अधिकार। ठीक है, जहां साधारण अधिकार जो है कानूनी अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है, तो इनकी जो सुरक्षा है वो सीधे संविधान द्वारा की जाती है कि भाई संविधान है वो सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। तो संविधान ने कानून बनाने का अधिकार सरकार ने विधायिका को दिया है, तो वो कानून बनाकर उसके अंदर संशोधन कर सकती है। ठीक है, कि भाई कोई भी कानून है जो बना सकती है सरकार, लेकिन वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, यानी कि संविधान में ही चेंज करना होगा, जो कि एक मुश्किल काम हो जाता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यानी कि सरकार का कोई भी अंग जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाएगा। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है, यानी कि न्यायपालिका ही हमें बचा सकती है अगर सरकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो तो। ठीक है, विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है निरंकुश और असीमित अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मौलिक अधिकार जो है असीमित है। निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर न्याय का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन जब भी ऐसी आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो न्यायपालिका जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है।
न्यायपालिका जो है सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, इस मामले में न्यायपालिका भी कोई कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपातकाल के दौरान होता है, जब किसी कोई बाहरी आक्रमण भारत पर हो जाए, तो इस मामले में सरकार जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो इसमें हमारे पास एक केस स्टडी भी है, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। तो हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है 1996 में लागू हुआ। ठीक है, 1996 में लागू किया गया। तब इसे बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत्र की आधारशिला है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो बनाया गया घोषणा पत्र है, अधिकारों का घोषणा पत्र है, वो उसके प्रजातंत्र लोकतंत्र की आधारशिला है, यानी बेस स्ट्रक्चर है। तो यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति और जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। ठीक है, यानी कि उसमें इन सब बातों पर भेदभाव की मनाही है। काफी विस्तृत रूप में उन्होंने बड़े रूप में चीजों को मेंशन किया, लिखा इसके अंदर। वह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा नागरिकों को अधिकार देने वाली बात है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। तो वहां पर एक विशेष संवैधानिक न्यायालय भी बनाया गया जो कि इसको लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिखित कुछ अधिकार निम्न है, और इसके अलावा कुछ अधिकार हैं जो कि निम्न है, कुछ इस तरीके से हैं, देखते हैं। तो पहला है कि गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी अनुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण संरक्षण। तो संविधान केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ही है पर्यावरण संरक्षण की बात, पर्यावरण को बचाने की बात लिखी गई है इसमें। ठीक है, अनुचित आवास का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वस्थ सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो इन सब चीजों की बातें की गई हैं केवल और केवल इसके जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है इसके अंदर। बाल अधिकार यानी कि बच्चों के लिए अधिकार की बात भी की गई है। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषाई समुदायों के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि जिसको हम राइट कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार। ठीक है, तो इन सब तरीके के अधिकार जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर दिए गए लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का वहां पर घोषणा पत्र है। तो अब कहां पहुंचे और क्या समझे, एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका में संविधान दिए गए अधिकारों से करें। तो अब भारत के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उनकी तुलना आप कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो अधिकार दिए गए हैं उनसे। ठीक है, सूची बनाएं कि दोनों संविधान में ऐसे कौन से बनाएं कि दोनों संविधान में पाए जाते हो ऐसे अधिकार जो दोनों संविधानों में हो। ऐसे अधिकार जो कि भारत के दक्षिण अफ्रीका में तो है पर भारत वाले में नहीं है, और दक्षिण अफ्रीका संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों और भारतीय संविधान में निहित माने। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 है, जिसके अंदर बहुत सारी जीवन की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर निहित है। बहुत एक लंबा से मतलब एक जो सुप्रीम कोर्ट है, जब भी वो डिफाइन करता है, जब भी वो किसी चीज की व्याख्या करता है, तो उसमें व्यापक रूप से उन बातों को लिखता है। ठीक, समानता का अधिकार, निम्न दो समान, हाँ, तो सबसे पहले हमारे संविधान में है समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि समानता सर्वप्रथम, पहले समानता आएगी फिर स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? देखते हैं हम नीचे कि भाई किस प्रकार से इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका दोस्त भी गांव गया था। गांव के एक होटल में उन्होंने चाय पीने की इच्छा हुई। अब गांव के एक होटल के पास रुके और उन्होंने चाय पीने की इच्छा हुई, उन्होंने चाय पीना चाहा।
इच्छा हुई, ठीक है, चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को तो जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी और उसके दोस्त को एक कुल्हड़ में चाय दी। ठीक है, कुल्हड़ यानी कि जो मिट्टी का बना होता है, क्योंकि वो दलित था। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखेगा ये हो रहा, यहां पर एक भेदभाव हो रहा है। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें। 10 में से 4 को कहा गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें और वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों को पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। तो भारत के संविधान में कुछ इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हमें किस प्रकार के अधिकार देता है? कानून के समक्ष समानता, अमीर गरीब, ठीक है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सब कानून के समक्ष समान माने जाएंगे। तो कानून के समान संरक्षण की बात करता है, यानी कि सभी को कानून के समान सामने समान माना जाएगा। देश में कानून का शासन होगा। हमारे देश में कौन शासन कर रहा है? तो वो कानून शासन कर रहा है, रूल ऑफ लॉ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। निषेध यानी मनाही है। आप किसी से भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि इत्यादि में प्रवेश की समानता, यानी कि आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये कपड़े पहने हैं, आपकी जो वेशभूषा है वो इस तरह की है, तो आपको इस होटल में नहीं जाना दिया जाएगा। आपको इस कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाएगा, क्योंकि आप जो हैं विशेष जाति के हैं। तो इन सब की मनाही की गई है और सबको इस सब में समान माना गया है। रोजगार के अवसरों की समानता, यानी कि सबको समान अवसर मिलेंगे रोजगार प्राप्त करने के। छुआछूत का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट, यानी कि आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी छुई हुई चीज को मैं नहीं छू सकता। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने कई बार बताया, मतलब उसके अंदर कई उन्होंने प्रसंग बताए हैं कि किस प्रकार से वो एक बैलगाड़ी पे बैठ के जा रहे थे। तो बैलगाड़ी को जब ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो हमारे पास बैठा हुआ है ये दलित जाति का है, तो उसने उनको बैलगाड़ी से उतार दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उससे बात की और वो जब डबल किराया देने पर बात हुई, और साथ में ये भी बात हुई कि जो बैलगाड़ी का मालिक है वो पीछे बैठेगा और जो दलित हैं यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके भाई हैं वो जो है वो बैलगाड़ी चलाएंगे। तो इस प्रकार का एक प्रसंग उनके जीवनी में पढ़ने को मिलता है। तो जिससे ही पता चल रहा है कि इसमें छुआछूत प्रैक्टिस की गई। ठीक है, छुआछूत का क्रियान्वयन किया गया, छुआछूत जैसी प्रथा को माना गया। तो इस प्रकार की प्रथा जो है अब आजाद भारत के अंदर बैन कर दी गई है, अंत हो गया है इसका। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को उसमें रोक की गई। उपाधियों का अंत, और साथ में राजा, अधिराज, महाराजा जैसी उपाधियां जो थे लोग लेके घूमते थे, इन सब का अंत किया गया। केवल सैन्य उपाधियां और जो सरकार उपाधियां देती हैं उसी को माना गया, जो कि शिक्षा से अर्जित की गई है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील वगैरह लोग होते हैं जो। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि आप आर्मी में के अंदर कर्नल वगैरह की जो रैंक होती है वो उपाधियां रख सकते हैं, और जो मेडल वगैरह मिलते हैं लोगों को वो साथ में रख सकते हैं, और जो अपने पढ़ाई के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो आपने चीजें अर्जित की हैं तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति कोई विशेष डिग्री लेके आता है तो वो अपने नाम के साथ वो लगा सकता है। तो अब अगला है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्र, हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहते थे लेकिन पहले समानता लाई।
पहले हमने समानता की बात की अपने संविधान में, फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ही विसंगति थी, हमारे समाज के अंदर ही असमानता व्याप्त थी, इसीलिए हम गुलाम बने थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जोर समानता लाने पर था। उनका मानना था कि अगर स्वतंत्रता आ भी गई और असमानता समाज में बनी रही तो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होगी। स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों के हाथ में हो रह जाएगी और जो बड़ा वर्ग है वो गुलाम ही रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले संविधान में स्वतंत्रता की बात की। तो स्वतंत्रता के अधिकार को हम देखते हैं कि किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई भारत के नागरिकों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रॉमिस की गई थी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे बड़ी बात कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, पर्सनल फ्रीडम, और पर्सनल फ्रीडम के अंदर ही सारी बातें निहित हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर ही सारी बातें निहित हैं। ठीक है, जैसे भाषण देने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो। अभिव्यक्त करना मतलब बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बोल सकने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी जमा हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो। सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा करने का आप एक कोई सभा कर सकते हो शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, संगठित होने की स्वतंत्रता, आप अपना संगठन बना सकते हो। ठीक है, अपने संगठित हो सकते हो। इसीलिए आप देखते हैं कि भारतीय समाज में बहुत तरह के संगठन चलते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, बशर्ते कि आपके पास आने जाने के पैसे। ठीक है, टिकट लेने के पैसे। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में चढ़ जाएं और आप बोलें कि मेरा मौलिक अधिकार नहीं। यहां पर मौलिक अधिकार को जो है सीमित किया जा सकता है, आपको टिकट के पैसे देने होंगे। भारत में किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, साथ में आपको भी कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन फिर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है, इसमें एक सीमा ये है कि आप उन इलाकों में नहीं बस सकते जहां पर सरकार ने मनाही कर रखी है। जैसे आप कश्मीर के अंदर नहीं बस सकते, ठीक है, या सरकार कहे कि अरुणाचल, मतलब कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अलगाववादी गतिविधियां काफी अधिक हैं, तो सरकार सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर लोगों को जाने पर रोक लगाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मेरे को तो मौलिक अधिकार है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, तो मैं इस हिस्से में बसना चाहता हूं, इस हिस्से में जाना चाहता हूं, तो इस पर सरकार आपसे रोक लगा सकती है। कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता, व्यापार करने का, आप अपनी इच्छा से कोई भी पेशा चुन सकते हो, बशर्ते कि वो कानूनी हो, लीगल हो, सरकार ने उसे प्रतिबंधित ना कर रखा हो, या सरकार से उसके लाइसेंस की आवश्यकता ना हो, तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज में सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता है या जिस काम को सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, आप वह कार्य नहीं कर सकते। तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है, यानी कि आपको दोषी सिद्ध करने के लिए भी संरक्षण मिलेगा, यानी कि आपको पूरा एक फेयर ट्रायल दिया जाएगा, मुकदमा चलेगा, उसके बाद ही आपको दोषी सिद्ध किया जाएगा। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपके जीवन की रक्षा की जाएगी और आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐसा सुनिश्चित जो है वो सरकार करेगी। शिक्षा का अधिकार, यानी कि आपको शिक्षा का अधिकार भी दिया जाएगा। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, और साथ में ही कुछ अधिकार जो है वो जो सजा पाए लोग हैं उनके भी हैं, ठीक है, कि उनको भी एक अच्छी कंडीशन मिलेगी जीवन जीने के लिए, जो कि उनको जेल में मिलती है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम एक रैपिडली देख रहे हैं, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी का शोषण नहीं कर सकता, यानी कि दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जैसे आप सुनते होंगे कि मानव तस्करी, इसके अंदर क्या होता है कि लोगों की किडनियां निकाल के बेच दी जाती हैं, कुछ लोगों को जीवन भर बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है, उनको उनके तनख्वाह नहीं दी जाती। जोखिम वाले कामों में बच्चों की मजदूरी पर रोक, यानी कि आप बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते जोखिम वाले कामों में, ठीक है, कारखानों में बच्चों को काम नहीं करा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप अपनी आस्था यानी अपनी मर्जी से कोई भी भगवान को मान सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उनकी करने की आजादी है आपको, ठीक है। और धार्मिक मामलों का प्रबंधन,
आप जो भी धर्म के मामले मानते हो उसका प्रबंधन आप खुद ही कर सकते हो। किसी विशिष्ट धर्म और अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी, कोई भी एक धर्म हो और उसके लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा कि भाई एक धर्म को आप मानते हैं तो लाइए हमें टैक्स दीजिए, जैसा कि पहले पुरातन मतलब जो हमारे मध्यकाल में हुआ करता था। ठीक है, जजिया नाम का एक टैक्स लिया जाता था। अंग्रेज भी कुछ ऐसे टैक्स लगा दिया करते थे। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान होंगे जिसके अंदर आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो उसी धार्मिक संस्थान से जुड़े होंगे। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अल्पसंख्यकों को की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, यानी कि वो लोग जो संख्या में कम हैं, वह लोग जो भाषाई तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर संख्या में कम है, तो उनका संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह अपने लिए अलग से संस्था का निर्माण कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस प्रकार से? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार। तो यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं ये सारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है। तो ये जो है भारत के अधिकार है। तो अभी हमने ऊपर दो कहानी पढ़ी थी कि स्वदेश कुमार को तो वो अच्छे कप में चाय देता है, लेकिन उसका दोस्त जो है वो बताता है अपना नाम, जो कि वो दलित है। तो वैसे ही वो उसको क्या करता है कि उसे कम वाले कुल्हड़ में, यानी कि जो कुल्हड़ वाली चाय होती है वो देता है, जो कि मिट्टी के बर्तन के अंदर बनी होती है। और टेलीविजन के अंदर क्या है कि यहाँ पर लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा है। महिलाओं को समाचार पढ़ने से रोक दिया जा रहा है क्योंकि उनकी उम्र 45 से अधिक हो गई है, और पुरुषों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। तो ये दो उदाहरण बताते हैं कि इसमें असमानता का उल्लंघन हो रहा है। तो ये भेदभाव में स्पष्ट उदाहरण है कि एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? तो बिल्कुल भी नहीं, और संवैधानिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं। तो समानता का अधिकार ऐसे अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। ठीक है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो सब जगह सबको बराबर मानता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार या इसमें से किसी भी आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं करता। आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है। ये आपको प्रवेश की अनुमति देता है। कौन? समानता का अधिकार। ठीक है, जो कि भारत के संविधान में वर्णित एक मौलिक अधिकार है। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में कोई भेदभाव वर्जित करता है। कोई भी भेदभाव जो है, कोई भेदभाव वर्जित करता है, यानी मनाही करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो आज से पहले जो था कि मतलब संविधान लागू होने से पहले हमारे समाज के अंदर समानता की बात नहीं की जाती थी। समाज के अंदर व्यापक रूप से असमानता व्याप्त थी, बड़ी मात्रा में असमानता थी। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। तो छुआछूत जो था वो एक मतलब ऐसा था कि कोई किसी जगह पे चल रहा है और उसने किसी चीज को छू दिया, तो दूसरा आदमी, दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरी जाति के व्यक्ति हैं, उस चीज को वो वापस नहीं छू सकते। अगर कोई अछूत व्यक्ति जो है वो किसी तालाब से पानी ले ले तो पूरा तालाब जो है वो अशुद्ध माना जाता था। ठीक है। तो कोई भी इनको अपने घर के आगे भी नहीं आने देता था। इवन जब ये चलते थे तो इनको साथ में झाड़ू भी लगानी होती थी। तो समानता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। छुआछूत को हमने समानता के अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना और शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है,
या राज्य के किसी व्यक्ति को कोई उपाधि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी जो महाराजा धीराज जैसी उपाधि होती थी, राजा साहब बोलते थे लोग, जमींदार साहब, और ऐसे ही लॉर्ड साहब, ठीक है, लॉर्ड साहब जैसे वर्ड्स जो हैं आपको सुनने में मिलते होंगे। तो ये सारे जो थे अंग्रेज वगैरह लोग देते थे, किंग, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। केवल सेना और शिक्षा के माध्यम से ही आप कोई उपाधि प्राप्त कर सकते हो, अपनी डिग्री या फिर आपको कोई जो मेडल मिला हो उसी हिसाब से। इस प्रकार समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। तो सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त करने की बात करता है। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? प्रस्तावना के लिए आपको किताब का ना पहला पन्ना जो है उसको पढ़ना होगा। अभी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, आगे के चैप्टर में हम प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर जब जैसी बुक खोलते हैं ना, तो आगे का फर्स्ट या सेकंड पेज जब देखेंगे उसमें प्रस्तावना लिखा होता है। तो यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप इसे प्रस्तावना आप आएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, ठीक है। क्या है? प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसरों की समानता। तो दो तरह की समानता की बात की गई है उसमें कि भाई प्रतिष्ठा की समानता और अवसरों की समानता, यानी गरिमापूर्ण जीवन, और अवसरों की समानता, यानी कि सबको बराबर के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 जो है वो समानता की बात करता है, ठीक है। देखें अनुच्छेद 16 का का चौथा जो है, चौथी जो पॉइंट है वो क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिसका राज्य प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं, नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। साथ इसमें क्या बात की जा रही है कि सबको समानता तो मिलेगी, अवसरों की समानता है, सरकारी पदों पर सबके लिए बराबरी की चीजें होंगी, लेकिन वहीं इसके चौथे पॉइंट में यह बात की जा रही है कि बराबरी लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। यानी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सदैव से पिछड़े हुए हैं, और इसका कारण सामाजिक का ढांचा था, हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर था वो इसका कारण था, जिसके कारण की वजह से सामाजिक रूप से वो लोग पिछड़ गए। तो सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, यानी कि सरकार जो है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी, सरकार उनके लिए आरक्षण को लागू कर सकती है, आरक्षण बना सकती है, ठीक है। कि भाई जो हम कुछ सरकारी पदों पर कुछ भर्तियां लेने वाले हैं और इन पदों पर कुछ लोगों को हम विशेष आरक्षण देंगे ताकि अवसरों की समानता बनी रहे। अन्यथा क्या होगा कि जो वो लोग जो पहले से ही आगे हैं वो हमेशा आगे रहेंगे, और जो पहले से शुरुआत से पीछे हैं, संस्थागत रूप से पीछे हैं, सामाजिक रूप से पीछे हैं, वो हमेशा पीछे बने रहेंगे। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसमें पढ़ते हैं आगे। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को जो है वो समान रूप से अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, लेकिन समाज के अंदर ही अलग अलग तरह की सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो, तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? समाज के अंदर ही हमने लिख तो दिया संविधान में कि समानता होगी, लेकिन समाज में प्रैक्टिकल रूप से बहुत ज्यादा असमानता है, ठीक है। समाज के अंदर प्रैक्टिकली जब हम आ जाते हैं समाज में तो देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी असमानता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर के दो उदाहरण पढ़े कि उसके दोस्त को जो था स्वदेश कुमार, उसको तो कप में चाय मिली और उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय मिली, और ठीक टीवी चैनल के अंदर भी 45 वर्ष के अधिक की महिलाओं को मना कर दिया न्यूज पढ़ने से, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं किया गया। तो ये हमारे व्यवहार के अंदर था, असमानता जो थी हमारे व्यवहार में थी, तो हमारे व्यवहार में असमानता देखने को मिलती थी। तो संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं लागू कर सकती है। अपनी नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि स्कूलों में
और नौकरियों में जाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, जिसे आप SC ST कहते हैं। आपने SC ST की बात सुनी होगी, ठीक है। इसको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत के पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। आपको ये भी हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है कि भाई जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो एक वर्ग को आरक्षण देके आगे लाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ठीक है। तो वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16(4) में साफ साफ कहा गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकारों का उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी कि जो समानता के अधिकार की बात की गई है उसके अंदर हम उसके उल्लंघन में नहीं देख सकते, ठीक है। संविधान को उसके उल्लंघन में नहीं देख सकते। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसरों की समानता के रूप में यह जरूरी है। तो आप जब ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवसरों की समानता के रूप में हमें ये आवश्यक है, जरूरी है कि हम क्या करें कि अपने जो अवसरों की समानता है इसको लागू करें, तभी समाज में समानता अच्छे रूप से आ पाएगी। नहीं तो समाज के अंदर समानता नहीं आ पाएगी, केवल कुछ लोगों के पास अधिक शक्ति होगी और वो समाज का शोषण करते रहेंगे, ठीक है। और समाज में असमानता व्याप्त होगी और जो लोग हैं शोषित, वो जो है अपने आप को असंतोषित महसूस करेंगे और वो हमेशा जो है समाज के लिए एक असंतोषित और दबा कुचला समुदाय बनकर रह जाएगा, जिसमें कि विद्रोह की भावना भी आ सकती है। चलिए एक केस स्टडी पढ़नी है हमें इसमें फिर। तो आप एक न्यायाधीश हैं, आप मानिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आपको उड़ीसा के पुरी जिले से दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है, एक लेटर मिलता है। एक लेटर होता है जिसपे लिख के भेज देते हैं, पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने अपनी प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया, यानी कि उनके गांव में कोई प्रथा थी उसका पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके अनुसार उच्च जाति के मतलब क्या प्रथा थी ये बता रहा है कि जिसके अनुसार मतलब जो प्रथा है वो उसके अनुसार कि उन्हें उच्च जाति के अनुसार, उच्च जाति के विवाह उत्सव में यानी कि विवाह में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले पड़ते थे और अब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि अब ऐसा नहीं करेंगे। उच्च जाति के लोगों के अंदर जब घर में विवाह होता था तो इन दलित जाति के लोग जो थे उनको पैर धोने पड़ते थे, जो दूल्हा पक्ष था उसके और उसके सभी मेहमानों के। इसके बदले उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है। तो फिर वहां के जो लोग थे, जो उच्च समुदाय के लोग थे, वो भड़के और इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया। और अब जब वो उन लोगों ने, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, तो इसके लिए बदले उन्होंने दलित वर्ग की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार अनुसार कहा, जो पोस्ट कार्ड लिख रहा है उसने क्या बताया कि हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जाति के पुरुषों के पैर धोने, विवाह के भोज में जूठन हटाने, बर्तन मांजने के परंपरागत काम को करने को तैयार नहीं है, ठीक है। यानी कि पोस्ट कार्ड में ऐसा लिखा था कि उनके बच्चे जो हैं शिक्षित हो चुके हैं और वो जो है अब ऐसा काम करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यह मानते हुए कि उपयुक्त कथन सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या यह घटना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप इसे सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। तो ये आपको सोचना है कि क्या इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो इसमें बिल्कुल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें इन सब चीजों का पूर्ण रूप से उल्लंघन दिख रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जिसका उल्लंघन हुआ है वो है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का, ठीक है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसमें कि किसी को चोट पहुंचाने, उसके गरिमा को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार की बात करता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अगर किसी को उसके दैहिक स्वतंत्रता और उसके जीवन को समाप्त करना है तो वो केवल और केवल कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है। एक स्थापित प्रक्रिया,
एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को सजा दी जा सकती है, किसी को जेल में रखा जा सकता है, किसी को फांसी दी जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जा सके या किसी को जेल में रखा जा सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है, और वो भी एक फ्री एंड फेयर ट्रायल के द्वारा। एक ट्रायल चलेगा, पूरी प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसके बाद ही जो है न्यायाधीश सजा सुना पाएंगे। ठीक है, और इसमें पूरा बचाव करने का जो है हक मिलेगा जिसकी भी स्वतंत्रता को हम छीन रहे हैं, जिसको भी राज्य जो है वो जिस पर आरोप लगा रहा है और जिसकी स्वतंत्रता वो छीनना चाहता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि केवल स्थापित प्रक्रियाओं के द्वारा ही किसी की स्वतंत्रता का हनन करा जा सकता है, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता का हनन करा सकता है। अन्यथा अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा संरक्षण करता रहेगा। ठीक है, अब इसको अनुच्छेद 21 को ही अब कोर्ट ने कई बार एक्सप्लेन करके विस्तृत रूप दे दिया है, इसमें कई तरह की चीजें भी शामिल कर ली गई हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो किसी भी लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। तो किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि समाज में समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि एक हाँ, तो मौलिक अधिकारों, हाँ, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, एक बीच में आ गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ चिंतन, तो स्वतंत्रता का जो व्यापक अर्थ है कि भाई समानता और स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, और इसके बाद जो है इसमें एक दूसरे विकल्प की कल्पनाएं की जा सकती है। बिना समानता और स्वतंत्रता के किसी भी लोकतंत्र के अंदर कोई भी अधिकार जो है महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, कि बिना स्वतंत्रता और समानता दिए भी आप किसी भी तरह का लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। तो इसमें एक दूसरी कल्पना नहीं की जा सकती, इसके अलावा कोई दूसरी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। स्वतंत्रता का अर्थ है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी बात से सहमत नहीं है, फिर भी उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी राय जो है, दूसरे व्यक्ति की राय जो है आपकी राय से अलग है, फिर भी उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। चिंतन करने का, अभिव्यक्त करने का, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा कर लें, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा करने लगे कि दूसरे के अधिकारों का हनन होने लग जाए। तो आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि आप दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि आप दूसरे की स्वतंत्रता के बीच में नहीं आ रहे। ठीक है, आप तभी तक अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर सकते हैं, तभी तक अपनी स्वतंत्रता को मान सकते हैं जब तक कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर रहे हो। ठीक है, तभी तक आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया जाए कि भाई, अगर ऐसा छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी जो व्यक्ति चाहे वो कर ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसके पास अधिक शक्ति है, अधिक धन है, अधिक पैसा है, वो क्या करेगा? अपनी स्वतंत्रता का तो अधिक उपयोग कर लेगा, लेकिन साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा। ठीक है, और जैसे स्वतंत्रता नष्ट होगी वैसे समानता भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समानता तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, क्योंकि इनके बीच में एक आर्थिक गैप है, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल गैप होता है। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि हम बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता के अनुसार नुकसान पहुंचाए, यानी कि हम बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएं, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर लें। ठीक है, तो इस सेंस में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि आप जो है बिना किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, हम जो है किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना और कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। यानी कि आपको किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको जो है कानून व्यवस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, और फिर आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। तो मैंने जो अभी पहले कहा वही बात है कि
आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि आप दूसरों की स्वतंत्रता का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, है ना। आपकी स्वतंत्रता तभी तक मिलेगी आपको जब आप दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे ही आपने दूसरे की स्वतंत्रता का नुकसान पहुंचाया, वो कानून व्यवस्था का प्रश्न बन जाएगा और दूसरे के संवैधानिक संरक्षण का प्रश्न बनेगा और फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम जो इसके आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगले जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।